हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11वीं की फिजिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हुए पहुंच चुके हैं मोशन इन अ लिफ्ट। मोशन इन अ लिफ्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। वहां पर हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि जब लिफ्ट क्या करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाती है ना, तो क्या होता है, आपके एपरेंट वेट और रियल वेट में क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी का सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे मोशन इन अ लिफ्ट में, कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, जब आपकी लिफ्ट कैसे मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके रियल वेट और एपरेंट वेट में। रियल वेट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि जब आप खड़े होते हैं या जब आप बैठते हैं तो आपका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल वेट mg। लेकिन उसी को बैलेंस करने के लिए एक एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो होता है आपका एपरेंट वेट, आभासी भार, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है। तो सपोज दैट ये रही लिफ्ट, ठीक है, ये रही लिफ्ट, इसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, नीचे इसका वेट mg काम करेगा और R इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर रहेगा, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, आपको पता है F जो होगा मूव कहाँ कर रही है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो नीचे की तरफ मूव करने का मतलब है बड़ा कौन हुआ, हमने आपको बताया था ये mg, छोटा कौन हो गया R। तो mg में से किसको माइनस करेंगे, mg माइनस R, ठीक है, mg में से R को माइनस करेंगे। उसके बाद फटाफट हम इसको लिखते चलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस R, कुछ मत करो, R को इधर ले आइए और mg इधर है और ma उधर माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू m कॉमन g माइनस a। यानी आप इससे एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि देखिए आपका जो एपरेंट वेट है वो किसके इक्वल है, रियल वेट में से कुछ हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। इसका मतलब है कि जो हमारा रियल वेट है उससे कुछ माइनस यानी कम कर दिया गया। इसका मतलब हमें वेट कम फील होगा, बात समझ गए, यानी वेट आपको कम लगेगा। यानी यहाँ पर जो आपका रियल वेट होगा वो कम होगा, एपरेंट वेट आपका क्या होगा, यहाँ पर एपरेंट वेट से रियल वेट कम दिखेगा, ठीक है ना, कम फील होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एपरेंट वेट, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। एपरेंट इज लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है, एपरेंट वेट विल बी लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है। तो एपरेंट वेट जो आपका होगा एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वेट आपका mg है, उसमें से कुछ कम कर दिया, यानी R की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब है कि आपका जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से यहाँ पे कम फील होगा, ठीक है। तो सुनो, ये बातें हमने कर ली, है ना। अब कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं, कुछ बातें हम लोग करने वाली थी। ये तो अपवर्ड के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में डन किया था, डाउनवर्ड के लिए इस वीडियो लेक्चर में डन किया हमने। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके लिए हम लोग जो करेंगे यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो करने वाले हैं कि जब लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में रहे, लिफ्ट क्या रहे बेटा, रेस्ट पोजीशन में रहे, तो इस कंडीशन में आपका वेट क्या होगा, लिफ्ट टूट जाए, लिफ्ट की जो दूरी है वो टूट जाए, उस कंडीशन में आपका वेट क्या होगा। सारी कंडीशंस को हम नोट पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चा नोट करके लिखिए, थोड़ा सा मैं बातें कर लेता हूँ, नोट करके हम लिखते हैं, है ना। क्या नोट करके लिखेंगे, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट। नोट में पहली बात जो हम लोग करेंगे, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, अपवर्ड और डाउनवर्ड with constant velocity, है ना। तो
तो उस कंडीशन में क्या होता है, देन A इज इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। क्या हो जाएगा, R इक्वल टू mg। देखो मैंने क्या बोला, पहले पॉइंट पे हमने नोट लिख के बोला है, क्या लिख के बोला है कि इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट में है या मूविंग विद अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, कैसे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 0, तो ये पूरा हो गया 0, तो R इधर ले जाएंगे आप, क्या हो जाएगा, R इक्वल टू mg हो जाएगा। यानी कि उस समय जो आपका रियल वेट होगा, वही जो आपका अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये कंडीशन हमने यहां से सीख ली, यानी कि अपेरेंट वेट जो आपका होगा इज इक्वल टू क्या होगा, रियल वेट, या इसको हम लोग एक्चुअल वेट भी बोल सकते हैं, एक्चुअल वेट जो आपका रियल वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। ठीक, जो हमने यहां पे लिख रखा है R इक्वल टू mg। इसके बाद नोट का दूसरा पॉइंट समझ गए? तो दूसरा पॉइंट हम क्या समझने वाले हैं यहां पे, दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पे देखेंगे, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ g, है ना, इफ द लिफ्ट इज accelerated downward at the rate of g, g मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेविटी। अगर आपकी लिफ्ट जो है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अगर आपकी लिफ्ट, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन में आ रही है नीचे की तरफ, तो उस समय क्या होगा, एट द रेट ऑफ g, मतलब ग्रेविटी के स्पीड से आ रही है, तो उस समय क्या होगा, सबको पता है अच्छे से क्या होने वाला है, देन R इक्वल टू 0। देन हम क्या बोलेंगे, R इक्वल टू 0। जब बेटा R इक्वल टू 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी R इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे R इक्वल टू 0, तो आपका मास ये कितना हो जाएगा, 0। यानी हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगी, एपरेंट वेट APPR, एपरेंट वेट जो होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस। 0 मतलब अपेरेंट वेट, 0 मतलब वेटलेसनेस। यानी अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं, पता है कौन सा केस है, जब रस्सी टूट जाए, ठीक है, जब रस्सी टूट जाए बच्चों, जब आपकी रोप ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस समय जो आपकी जो लिफ्ट है ना, वो जी के साथ नीचे आएगी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू आएगी। उस समय आपका वेट बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्री, मतलब आपको लगेगा कि मेरा वेट ही नहीं है कुछ, यानी वेटलेसनेस फील करोगे। क्यों, ये है चूंकि। बात समझ गए? ये कहानी हो गई है ना। तो ये सब कहानी होती है जो आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो नोट पे हमने 2 पॉइंट कर लिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो आई होप आपको लिफ्ट की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं बेटा, क्या, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बातचीत करके देख लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बातचीत करते हैं। हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में ढेर सारी बातें करनी, अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग बातचीत करके चलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। क्या होता है बेटा, घर्षण। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन,
कोई बच्चा बताने की कोशिश करेगा व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है बताइए। व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? देखिए बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज अ अपोजिशन फोर्स। ये क्या होता है बेटा? अपोजिंग फोर्स होता है। व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज अ अपोजिंग फोर्स, यानी कि विरोध करने वाला फोर्स होता है। क्योंकि सर कैसे और कब? तो जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो उनके सरफेस के बीच में, जैसे मेरे जो दोनों हथेलियां हैं, पाम है, देखो ऐसे मैं कर रहा हूं तो इन दोनों पाम के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट के बाद मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूं तो इसमें क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो यहां पे लग रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। एक बार फिर से समझिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक विरोधी बल होता है जो कब लगता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, जब ऑब्जेक्ट किसमें होते हैं? कॉन्टैक्ट में होता है। एंड अपोजेस द मोशन, है ना, जो मोशन का विरोध करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये जैसे दो पाम है, मैंने इसको देखो इस वाली पाम को आगे तरफ किया तो ये क्या लग रहा है? पीछे की तरफ एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। बात समझ गए अच्छे से? ये आपका कॉन्टैक्ट में आने से टायर, और एग्जाम्पल दे दूँ टायर और आपके व्हीकल के टायर और सड़क के बीच में, है ना, उसके बाद दोनों पाम के बीच में, है ना, उसके बाद आप बोल सकते हैं और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है? जब आप चल पा रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, आपके पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन। बात समझ पा रहे हो? ये सब क्या है? कहानी फ्रिक्शन की। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन is the opposing force, friction is the opposing force that is set up between, that is set up between, that is set up between the surface of contact, between the surface of contact, between the surface of contact when one body slides, when one body slides or tend to do so, or tend to do so, tend to do so on the surface of another body, on the surface of another बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये बातें हमने क्या कर दी? लिख दी। तो एक बार मैं आपको पढ़ करके बाय डेफिनेशन में आपको समझा देता हूं व्हाट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है दैट इज सेटअप बिटवीन, जो कहां पर सेटअप होता है? बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सरफेस क्या है? कॉन्टैक्ट में है। When one body slides, जब एक बॉडी स्लाइड करती, स्लाइड मतलब फिसलती है, चलती है, और टेंड टू डू सो, या फिसलने वाली होती है। टेंड टू डू सो का मतलब क्या होता है? या ऐसा करने वाली है, यानी फिसलने वाली है या चलने वाली है। ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर। बात समझ गए? तो ये होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन फोर्स हमने बता दिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एरो बना के लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या? कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस, और सरफेस के हमेशा पैरेलल लगता है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is parallel to surface of contact, surface of contact
and opposite to the direction of and opposite to the direction of intended motion, intended motion है ना, इंटेंडेड मोशन मतलब जिधर मोशन करने के है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, दूसरी बात क्या लिख लेते हैं हम लोग, दूसरी बात लिख लेते हैं, है ना। अब कहोगे सर ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आपने बता दिया, हमको समझ में आ गया। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है ये भी आपने बता दिया, समझ में आ गया। तो अब जरा सा ये भी बता दीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है ना, क्या रीजन है उसके पीछे। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इज अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ, friction is arises on account of strong atomic or molecular force or molecular force of attraction between the surface, between the two surface, ठीक है, ये है कहानी। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों बेटा, तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही है रीजन फ्रिक्शन का, बात समझ गए। तो फ्रिक्शन का रीजन क्या है बेटा, तो रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन इज स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में, बात समझ गए। मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के बीच में आया, मतलब ऐसे कांटेक्ट में आया, तो इसके एटॉमिक है ना, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक, तो आई होप आपको ढेर सारी बातें फ्रिक्शन के बारे में समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है ये भी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बातचीत करेंगे हम लोग। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बात करूं तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और चौथा एक होता है इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी मैं अगर सीक्वेंस में बोलूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। 4 टाइप के फ्रिक्शन हम क्या करने वाले हैं, यहां पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में समझ के चलेंगे। तो क्लियर है बात। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, फिर वहां डिस्कस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। इसी को डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम आप तक और उत्साह के साथ वीडियोस को शेयर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।